रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कि टाइगर जयराम की पार्टी जेबीकेएसएस को एक बार फिर जोर का झटका लगा है। जी हां, आज रांची समाहरणालय में रांची लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने गए जेबीकेएसएस के नेता देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामांकन करने से पहले ही देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद से जो है सो एक बार फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार पिछले 4 दिनों से सुर्खियों में जयराम की पार्टी जेबीकेएसएस है, एक और उसमें जो है सो कह सकते हैं एक और अध्याय उसमें जुट गया है। देवेंद्र नाथ महतो पूरी तरह से नगपुरिया ड्रेस में, वो सिल्ली के रहने वाले हैं, नगपुरिया ड्रेस में जो पंच परगना का जो ड्रेस होता है उस ड्रेस में नामांकन करने पहुंचे थे और वहां पहले से पुलिस तैनात थी और जैसे ही वो नामांकन करने के लिए समाहरणालय परिसर में प्रवेश किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके पुलिस उनको सदर थाने लेकर चली गई। पहले लालपुर थाने ले गई, वहां से फिर सदर थाने लेकर चली गई है। इस बीच जेबीकेएसएस के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस यानी एनडीए गठबंधन और आईएनडीआईए गठबंधन दोनों ही लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है। कई नेताओं ने तो भाजपा पे सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भाजपा उनसे डरी हुई है। बहरहाल कौन किससे डरी हुई है, क्या कुछ दृश्य है, क्या कुछ दृश्य नहीं है, लेकिन ये तो तय मान के चलिए 48/2022 जो नगरी थाना का केस संख्या है विधानसभा घेराव मामले में, वो कहीं ना कहीं काल बन करके जेबीकेएसएस के नेताओं पर आया हुआ है। जयराम अब तक फरार हैं। 7 तारीख तक का उनको निर्वाचन आयोग की तरफ से, जो जिला निर्वाचन आयोग है वहाँ बोकारो की तरफ से उनको दिया गया है कि आप 7 तारीख तक 12:30 बजे तक आकर के अपना जो हस्ताक्षर है, जो आपके इकरारनामे पर हस्ताक्षर किया प्रस्तावक जो है, उस हस्ताक्षर का को ये करना है, जांच करनी है, क्योंकि आशंका है कि हस्ताक्षर गलत है। तो उस जांच के पहले आपको उपस्थित होना है, यानी जयराम पर भी जो है सो घेराबंदी जारी है। और इस बीच जिस तरह से अभी आज के दिन में यानी शनिवार को कह सकते हैं काला शनिवार देवेंद्र नाथ महतो के लिए साबित हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इससे पहले जयराम के फरार होने के बाद जिस तरह से उनके 5 नेताओं को, जेबीकेएसएस के 5 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो ये कई तरह से कह सकते हैं ये मामला जो है सो लगातार सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि जेबीकेएसएस के जो प्रत्याशी थे, जो निर्दलीय चुनाव मैदान में रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे थे, देवेंद्र नाथ महतो, उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए, उन्होंने हिरासत में रहते हुए क्या कुछ कहा है। भाजपा और कांग्रेस डर से हार गई है, इसीलिए हमको गिरफ्तार करके जो है कि नॉमिनेशन करने नहीं दे रही है। यह लोकतंत्र का हत्या है। और मैं कह देना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस को कि आप देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार करके आप मुझे दबा नहीं सकते। जो लड़ाई मेरा खतियान का है, झारखंडी भाषा खतिया संघर्ष समिति का जो यहाँ का रीति रिवाज परंपरा का जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो यहाँ के माँ, चाची, दादी, नानी लोग जो आशीर्वाद दी है माँ के अचरा से, उसको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। वही तो हम रोज शेड्यूल से हम घूम रहे हैं, हमको पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हमको शेड्यूल से हम रोज घूम रहे हैं। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लोकतंत्र में इतना कोई गिरेगा ये सोचे नहीं थे। हमको डीसी ऑफिस 2nd फ्लोर जहाँ से नामांकन होता है वहाँ हम घुसे थे, वहाँ से हमको निकाला जा रहा है। ये दुर्भाग्य का है। अरे जेल से नहीं डरते हैं। जो जेल आज हम जा रहे हैं वो जेल बिरसा मुंडा, भगत सिंह, निर्मल महतो, कौन सा जेल जा रहा है? हम आज वही जेल जा रहा है।
और हौसला बुलंद कर क्या रहे हैं। मैं तमाम झारखंड से निवेदन करेंगे कि आप लोग बाहर में हौसला को बुलंद रखिए। ये जंग, ये लड़ाई हम लोग तो अभी आपने सुना किस तरह से देवेंद्र नाथ महतो ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी से डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं हजारीबाग से जो JBKSS के प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, संजय मेहता जी। संजय मेहता जी, एक बार फिर आपका स्वागत है लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका। संजय जी, पहले जयराम अब देवेंद्र, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मैं साफ तौर पर आपके तमाम दर्शकों को, लाइव 7 के तमाम दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, झारखंड के आम जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की बर्बरता और बिल्कुल एक पक्षीय कार्रवाई कहीं ना कहीं हम लोगों को कमजोर करने की एक कोशिश है और हम लोगों को डराने की कोशिश है, हमारे हौसले को कमजोर करने की एक कोशिश है। मैं एक आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूँ कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने मार्च 2024 के महीने में ये बात स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। मतलब किसी के साथ भी ऐसी एक पक्षीय कोई कार्रवाई ना हो जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चुनाव लड़ने में किसी के लिए बैटल ग्राउंड को हम आसान कर रहे हैं और किसी के लिए भारी कर रहे हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश के तमाम ऑब्जर्वर को, तमाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को, राज्य के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, सबको यह आदेश दिया था कि इसको आप सुनिश्चित करेंगे चुनाव के दौरान। ये झारखंड में क्या हो रहा है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। मेरा कहना यह है कि हमारे ऊपर कोई अगर FIR दर्ज था तो जितने हमारे साथी नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं उसी वक्त ये सारी कार्रवाई क्यों हो रही है? उससे पूर्व आप कर लेते, उससे पहले हमारे साथियों को अरेस्ट करके जेल भेजना था तो भेजते, लेकिन जब नामांकन करने जा रहे हैं उसी वक्त आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये एक पक्षीय कार्रवाई है और कहीं ना किसी प्रभाव में, किसी के दबाव में ये सारी चीजें की जा रही है। 4 साथियों को पूर्व में जेल भेजा गया, टाइगर जयराम महतो को जेल में भेजने की कोशिश की गई, अब देवेंद्र नाथ महतो को पकड़ करके जेल में भेज दिया गया है। आखिर ये क्या चल रहा है? ये नौजवानों से सारे लोग डर गए हैं कि ये नौजवान लोग बिना पैसे और पूंजी के लाखों लाखों की भीड़ कैसे ला रहे हैं। और झारखंड की राजनीति में हम लोगों ने स्थापित राजनेताओं को एक बड़ी चुनौती पेश की और उसके बाद ये हम लोगों ने साबित करके दिखाया है कि साधारण घर से, साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके भी राजनीति में स्थान बनाया जा सकता है और लोगों का विश्वास जीता जा सकता है। इसी के कारण लोगों के आंखों की हम लोग किरकिरी बन गए हैं और हम लोगों के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। संजय जी, उस दिन भी, आप 2 दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, आप उससे भी बोल रहे थे कुछ लोग हैं जो हम लोग को नहीं चाहते हम लोग उठें, हम लोग राजनीति में आगे बढ़ें। आप नाम क्यों नहीं क्लियर करते हैं भाई? ये वैसे लोग हैं जो कोयला की माफियागिरी कर रहे हैं। वे लोग ऐसे लोग हैं जो राजनीति को सेवा का माध्यम ना बन करके माफियागिरी का माध्यम बनाते हैं। ये वैसे लोग हैं जो झारखंड के संसाधनों को लूट रहे हैं। ये वैसे लोग हैं जो राजनीति के रास्ते से सिर्फ यहाँ पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और ऐसे लोगों को झारखंड की जनता पहचानती है। फिलहाल हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन झारखंड का एक एक जनमानस जान रहा है कि टाइगर जयराम महतो से किसको नुकसान पहुंच रहा था और रांची के लोग भी ये जानते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो के चुनाव लड़ने से किसको नुकसान पहुंच रहा था और पूरे JBKSS के राजनीतिक तौर पर झारखंड में स्थापित होने से राजनीतिक तौर पर किसको नुकसान पहुंच रहा था। ये पूरा झारखंड की जनता जानती है और वैसे लोग ही हमारे पीछे पड़ गए हैं। लेकिन इन लोगों अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे और ये झारखंड के नौजवान झारखंड की सियासत में नया उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। आपके ही एक कार्यकर्ता का बयान आ रहा था कि सुदेश महतो जो है सो नहीं चाहते हैं कि कोई भी महतो आगे बढ़े। नहीं, मैं इस बात को खारिज करता हूं। कौन क्या चाहता है इस बात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहूंगा कि वैसे सभी लोग जो झारखंड के नौजवानों से घबरा गए हैं, झारखंड के नौजवानों के राजनीतिक तौर पर स्थापित होने से उनमें घबराहट होने लगी है, वैसे सभी लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम लेना और किसी एक व्यक्ति और दल के किसी नेता का नाम लेना, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसमें कई लोग शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कई लोग शामिल हैं, कई राजनेता शामिल हैं और हम लोग सभी पर निगाह बना करके रखे हैं। वक्त आने पर इन सभी लोगों को जवाब दिया जाएगा। आप तो वकील हैं संजय जी, जैसे ही जयराम जी को 48/2022 मामले में जिस तरह से स्टे वहाँ पर जो है सो बोकारो समाहरणालय परिसर में उनको कुछ देर के लिए पुलिस अपनी हिरासत में ली थी, डिटेन किया था, और उसके बाद जब आपके किसी और प्रत्याशी के ऊपर जो वो मामले थे तो आखिर इस बीच में 3 दिन का समय था, कोर्ट भी खुली हुई थी, बेल क्यों नहीं लिया गया? प्रक्रिया चल रही है सर उस पर। अभी आपने देखा होगा कि आप एक इसमें जजमेंट है सर कि CBI और सत्येंद्र अंटिल का एक मामला था और ये उसमें ये जजमेंट आया था कि उसमें नो कॉर्सिप दिया गया था। तो हम लोग नो कॉर्सिप के लिए मूव करने वाले हैं कोर्ट में। तो अब देखते हैं कि बहुत जल्द इस पर हम लोगों को राहत मिल जाएगी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
नहीं, लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है, क्योंकि अब तो मामला क्लियर हो गया, 48/22 जो है सो शनिचरा ग्रह बना हुआ है आप लोग की पार्टी के लिए। ये 48/22 उन लोगों को ऐसा हथियार मिला हुआ है जिसको लेकर के आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। आपके हिसाब से जो कह रहे हैं लगातार प्रहार हो रहे हैं, तो भाई ये जो मामला है, इस मामले पर आखिर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, और कुछ चीजों को गोपनीय रखना भी जरूरी था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी एक मामले में राहत लेते हैं, पता चलता है फिर कोई एक दूसरा मामला भी क्रिएट कर दिया गया। जैसे बोकारो की नामांकन सभा के बाद फिर एक FIR दर्ज कर दिया गया और हमारे साथियों पर और 4 साथियों को जेल भेज दिया गया। तो इन परिस्थितियों में थोड़ा मुश्किल तो होता है। हम लोग बहुत कोई स्थापित राजनेता नहीं है, कोई हम लोग पूंजीपति लोग नहीं है, साधारण हम लोग पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं और इतने बड़े बड़े पहाड़ हम लोगों के समक्ष रख दिया गया है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सामने चुनाव है, चुनाव का अभियान भी देखना है, साथियों को भी जेल से निकालना है, कोर्ट भी जाना है, अपने नॉमिनेशन का फॉर्म भी भरना है, चुनाव प्रचार के लिए अपना चुनाव चिन्ह भी लोगों तक पहुंचाना है, 20 लाख मतदाताओं तक 10 दिन में चुनाव चिन्ह पहुंचाना है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं। आप भी मान सकते हैं कि ये 25-30 साल के नौजवान इतना बड़ा बीड़ा उठाए हैं और सब जनता के आशीर्वाद के बलबूते हो रहा है। तो चुनौतियां थोड़ा अधिक है हम लोगों के लिए, उन लोगों से 50 गुना 100 गुना चुनौतियां अधिक है। इसके बावजूद भी हम लोग लड़ रहे हैं। एक बौद्धिक रूप से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप चूंकि एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लॉयर हैं, जिस तरह से जयराम महतो वहां से निकले और आज जो है सो जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार किया गया, जयराम महतो वहां से निकल गए, फिर 7 तारीख तक उनको बोला गया है उपस्थित होने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष बोकारो में, और उसमें यह कहा गया 12:30 बजे तक रहिए, आपके जो प्रस्तावक है उसके हस्ताक्षर पर संदेह है। ये इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, 2 बातों को आपको समझने की जरूरत है। निर्वाचन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और झारखंड पुलिस की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इन दोनों प्रक्रिया से एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जब कोई प्रस्तावक सिग्नेचर कर रहा है तो निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति जब 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, तो वो अपने ही नामांकन के पत्र के साथ ऐसा कुछ गलती नहीं करेंगे कि अपने ही प्रस्तावकों का सिग्नेचर जो है गलत कर दें। दूसरी इसमें सबसे बड़ी जो बात सामने आती है और एक दूसरा जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो भी निर्वाचित पदाधिकारी हैं जिन्होंने पहली बार किसी का हस्ताक्षर देखा है, वो इस बात पर कैसे ये कह सकते हैं कि सिग्नेचर संदेहास्पद है? इसका क्या आधार हो सकता है? आपके हस्ताक्षर को हमने पहली बार देखा और हम कह रहे हैं कि आपका हस्ताक्षर संदेहास्पद है, इसका क्या आधार हो सकता है? इसी बात से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रणनीति बनी होगी कि हो सकता है कि उनकी शारीरिक उपस्थिति हो और उसके बाद या तो उनको अरेस्ट किया जाए, या दूसरा स्थिति ये हो सकता है क्योंकि उसमें हमारे जो एक प्रस्तावक हैं वो जेल चले गए हैं, तो 10 के 10 प्रस्तावकों की शारीरिक उपस्थिति कराने की बात कही जा रही है, तो उसमें एक प्रस्तावक हमारे बीच है ही नहीं, तो 10 के 10 प्रस्तावक वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने का एक आधार बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन इसका भी रास्ता हम लोगों ने निकाला है। चौथा सेट हम लोगों ने दाखिल कर दिया है, तो अगर 3 हमारे पर को रिजेक्ट भी किया जाता है तो चौथा जो हमारा नाम निर्देशन का पत्र होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप जानते हैं कोई भी एक अगर सेट एक्सेप्ट होता है तो नॉमिनेशन एक्सेप्टेड माना जाता है। संजय जी, वो तो सही है, ये भी तो है ना कानून पहलू में कि भाई जब प्रस्तावक आपके 10 हैं और एक जेल गए हुए हैं, तो अगर प्रस्तावक को उपस्थित होना पड़ेगा वहां पर, तो ये तो आदेश देना होगा ना निर्वाचित पदाधिकारी को, भाई उस प्रस्तावक को भी लेके आइए। बिल्कुल बिल्कुल देना होगा। जैसे आप विधानसभा में किसी को शामिल होने के लिए अनुमति देते हैं ना जेल में रहते हुए भी। जी, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि चुनाव के वक्त जो है टाइम का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल सही है। हर मिनट टू मिनट सारी चीजें चल रही होती हैं। आप अगर 1 मिनट भी क्रॉस कर गए उसके बाद वो प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ का वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा होता है। ऐसे में तय समय के भीतर उनको शारीरिक तौर पर उपस्थित करना, कोर्ट की प्रक्रिया बीच में संडे है, थोड़ी चुनौतियां हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत कुछ प्लानिंग वे में चल रहा है और इस बात को आपको समझने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता निकाला कि नए सेट में हम लोगों ने प्रस्तावक को बदल दिया है। आखिर ये जो खिचड़ी है वो पका कौन रहा है? वैसे लोग जिनको खतरा है, जिनको लग रहा है कि हमारी कुर्सी अब हिल गई है, अब हम कुर्सी को बचाना मुश्किल होगा। तो झारखंड में तो कुर्सी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सरकार चला रही है, लेकिन फिलहाल लोकसभा के चुनाव के दौरान जिन लोगों की कुर्सियां हम लोग हिला रहे हैं वैसे लोग परेशान हुए हैं। लेकिन आपके जो डिमांड थे संजय जी, वो डिमांड तो 60-40 नहीं चलता, 1932 आधारित खतियान होना चाहिए, ये तो डिमांड स्टेट गवर्नमेंट से थे। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। अनुच्छेद
किया गया है कि आंध्र प्रदेश की नौकरियां जो है आंध्र प्रदेश के लिए आरक्षित। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय जी। हम फिर आपसे लगता है संपर्क टूट गया, फिर से हम बात करेंगे संजय जी से। तो इस बीच जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेबीएसएस कार्यकर्ताओं के साथ जो हो रहा है, पहले जयराम महतो की गिरफ्तारी की बात हुई थी और वो किसी तरह से वहां से निकल भागे थे और उसके बाद उनके कई समर्थकों को पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया था। 5 समर्थकों गिरफ्तार थे, जो अभी 4 हिरासत में, 4 गिरफ्तार हैं। हाँ संजय जी, संपर्क टूट गया था आपका। हाँ, क्या कह रहे संजय जी, बताइए। हेलो संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ संजय जी, आवाज मिल रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है, बताइए संजय जी। जी, आपका सवाल ये था कि आप लोग झारखंड के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे, फिर लोकसभा चुनाव लड़ने क्यों आ गए? जी जी, बहुत ही स्पष्टता। मैं 2-3 पहलुओं का और अनेक पहलुओं का जिक्र करते हुए इस पहलू पर अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि संविधान में जिन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो अभी मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि संविधान में अनुच्छेद 378 में 371D में आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आपने कभी बात पर कभी 5वीं अनुसूची का राज्य है, आदिवासियों का राज्य है, मूलवासियों का राज्य है, और यहाँ के लोग जब दक्षिण बिहार के इलाके में संयुक्त बिहार के वक्त रहा करते थे, उस वक्त भी इनके हक अधिकार इन लोगों को नहीं मिल पाया, तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाए। आज की तारीख में अगर संविधान के अंदर विशेष प्रावधान कर दिया जाए झारखंड के लिए, 371 में जे तक का कॉलम है, अगर के एक कॉलम जोड़ दिया जाए झारखंड के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन किसी सांसद ने इस पहलू पर आज तक सवाल नहीं उठाया। जब धारा 370 खत्म हो सकता है तो 371 में एक और क्लॉज जोड़ करके झारखंड के लिए विशेष प्रावधान क्यों नहीं किया जा सकता है? ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब झारखंड की स्थानीय नीति को बनना था, तो आपने देखा होगा कि सरकार ने 2 बार विधेयक बनाया और उसे कहा कि 9 शेड्यूल में शामिल करिए। आज 9वीं अनुसूची में हमारे सीएनटी का कानून शामिल है, इसी कारण से यहाँ की जमीनें बच पा रही हैं। और अंग्रेजों ने उस वक्त कानून बनाया 1908 में, जब सीएनटी का कानून बना। मेरा कहना यह है कि अगर आज झारखंड की स्थानीय नीति को अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, तो आप जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में जब भी शामिल होगा तो संवैधानिक संशोधन के रास्ते से होगा, और जब कोई दूसरी भी राज्य सरकार आएगी तो उसके लिए संविधान का संशोधन करना फिर इतना आसान नहीं होगा। तो क्यों नहीं दिल्ली की सरकार जो है 9वीं अनुसूची में झारखंड की स्थानीय नीति को शामिल कर देती है, ताकि बाद में ऐसा कोई आधार ही ना रहे कि लोग आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं, समानता का अधिकार, इसके कारण से बार बार झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बन पाती है। लेकिन अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो वो आर्टिकल 14 के आधार पर फिर दावा नहीं कर सकेंगे। ये दूसरा पहलू हुआ। तीसरा पहलू कि झारखंड के जितने भी क्षेत्र में हमारा विस्थापन हुआ है और वहां पर पुनर्वास नहीं हुआ है, वहां पर लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। जैसे आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि बड़का गांव के गोंदलपुरा में अडानी आई है, 1 साल से लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। वहां के लोगों ने हजारीबाग के सांसद से कम 20-25 बार कहा कि एक सवाल उठा दीजिए दिल्ली के संसद भवन में। उन्होंने एक भी सवाल दिल्ली के संसद भवन में नहीं उठाया। हमारा सवाल इस बात को लेकर के है कि झारखंड के कोई भी मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में झारखंड को जगह नहीं मिलती है। पूरे किसान आते हैं पंजाब से ट्रैक्टर लेकर के, दिल्ली के कैबिनेट को बैठना पड़ता है। मणिपुर में हालात बिगड़ते हैं, दिल्ली के कैबिनेट को बैठना पड़ता है। लेकिन पूरे झारखंड में स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, जमीनें लूट ली जा रही है, विस्थापन हो रहा है, पुनर्वास नहीं है, नियोजन नहीं है, और यहाँ पर तमाम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। सिर्फ कोयला अवरक निकाले जा रहे हैं और लोग यहाँ पर प्रदूषण पर जिंदगी जी रहे हैं। लोगों पर पुलिस की लाठियां बरस रही, बर्बरता हो रही है, और ये राष्ट्रीय विमर्श का विषय नहीं है। इस पर कहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई परिचर्चा नहीं है। तो ये 543 लोकसभा में जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, इन समस्याओं पर अगर देश के संसद भवन में चर्चा नहीं होगी तो ये नौजवान सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? यही बात हम लोग कहना चाहते हैं। बहुत बिल्कुल सही है आपका, लेकिन एक सवाल मेरा इसमें और रहेगा संजय जी कि आपने भी देखा होगा कि जो विधानसभा से बिल पारित हुआ था स्थानीय नीति को लेकर के, 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर के जो हुआ था, उसको किस तरह से जो एक कह सकते हैं उसके टाइटल को ही पहले जो है सो एक पेचीदा बनाया गया। आप भी देखे होंगे उस चीज को। ठीक है। दूसरी बात, उसमें ये लास्ट में लिखा गया था कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रस्तावित किया जाए। ठीक है। वो तो सीधे तौर पर यह होना चाहिए था ना
कि ये विधेयक जो है सो इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाती है और इसको पास कराया जाए। दोनों में डिफरेंस होता है, आप इस शब्द का डिफरेंस पकड़ते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं सर, जी। लोकतांत्रिक सत्ता में संवैधानिक प्रधान राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं और देश के अंदर राष्ट्रपति, ठीक, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल काम करते हैं। लोकतंत्र में ये परंपरा है कि अगर बहुमत की सरकार कोई विधेयक बना करके दे रही है और उसमें जन कल्याण निहित है, जनता का कल्याण निहित है, और एक बहुत बड़ी मांग के बाद वैसा कोई विधेयक बन रहा है, तो राज्यपाल को अपने हस्ताक्षर पर करने में कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो विधेयक गलत तरीके से पेश किया गया हो। नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा, उसके लिए कोर्ट है, लेकिन ये बार बार विधेयक को रिजेक्ट करना नहीं, उसमें मैंने जो कहा आप उस बात को नहीं समझ पाए। राज्यपाल अगर ये कहता है कि ये फलाना चीज इसमें गलत है, आप इसको संशोधित करके लाइए, और राज्य सरकार उसको संशोधित नहीं करती है, फिर उसी रूप में भेज देती है, तो देखिए, मेरा कहना यह है सर कि राज्यपाल का विवेक का उनका बिल्कुल पूरा सम्मान है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बहुत बड़ी मांग है, एक बहुत बड़ा जनसमूह इस मांग को कर रहा है और इसमें इस बात को इंगित किया जा रहा है कि ये मांग असंवैधानिक नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक है, देश के दूसरे राज्यों में इसी पैटर्न के आधार पर वहां पर लागू है चीजें, तो झारखंड, देखिए झारखंड के साथ कितनी बड़ी बर्बरता हुई, मैं उसी चीज को साबित करना चाहता हूँ। बिहार में 75% का रिजर्वेशन हो गया। झारखंड सरकार ने जब 77% का विधेयक दिया बना करके, तो उसको राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया। क्या आधार है इसका? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि झारखंड के साथ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो रही है और यहां के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सरना धर्म कोड नहीं लागू हुआ, 77% विधेयक नहीं लागू हुआ, स्थानीय नीति का विधेयक रिजेक्ट कर दिया गया, नियोजन नीति नहीं बन पाई, तो झारखंड के नियम कानून बनेंगे ही नहीं, तो ये लोग जाएंगे कहां? झारखंड के लोग, इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप एक चीज और बताइए कि 2 ट्राइबल सांसद, मान लिए कि भाजपा वाले ने नहीं उठाया, लेकिन 2 ट्राइबल सांसद थे झारखंड से जो पूरी तरह से जो बुनियादी मुद्दे जो आप बता रहे हैं झारखंड के, उन बुनियादी मुद्दों को हाउस में उठा सकते थे, पार्लियामेंट में उठा सकते थे। उनकी भी तो गलती है, तब आप मानिए इस चीज को। मतलब आप राजमहल की बात कर रहे हैं और आप सिंहभूम की बात बिल्कुल कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए सर, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि राजनीति जब आप करते हैं तो जन कल्याण के लिए कर रहे हैं कि खाली अपना अपना माइंस और कोयला के लिए कर रहे हैं। तो झारखंड में लीडरशिप की बहुत बड़ी क्राइसिस है। आप देखिए कि झारखंड बनने के बाद जो राजनीतिक चेतना वाले नेता चाहिए वो है ही नहीं। विनोद बाबू, शिबू सोरेन, AK राय, ऐसे जो तमाम नाम थे, उसके बाद झारखंड की राजनीति में आप इस बात पर गौर करिए कि कितने नए लीडर आए। जो भी लीडर्स आए हैं वो सिर्फ नेता का कोई बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, यही परिपाटी चल रही है। तो आपने जो ये 2 नाम लिया, उसमें भी देखिए वो एक किसी की पत्नी है। तो यही योग्यता है झारखंड में कि जो सांसद विधायक बन रहे हैं सिर्फ किसी का पत्नी, बेटा, बेटी बन रहा है। तो इसलिए लीडरशिप का स्किल नहीं है सर। लीडरशिप का स्किल आएगा कैसे? लीडरशिप का स्किल आएगा जब जनता की समस्याओं को आप समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ लोग अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए ऐसे सवाल, झारखंड के जो सवाल है वो देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से गौन है। यहाँ पर लीडरशिप की जरूरत है, ना कि यहाँ पर ठेकेदार नेताओं की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, फिर आपसे मिलेंगे, हम लगातार आपसे संपर्क में। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो ये संजय मेहता थे जो हजारीबाग से JBKSS के प्रत्याशी भी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में जब एक युवा वर्ग, एक युवा संगठन जब झारखंड की आवाज बनने की कोशिश कर रही है, तो झारखंड की आवाज, उसकी आवाज को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है, और ऐसे में लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो झारखंड में जो 23 वर्षों 24 वर्षों का झारखंड है, इस झारखंड में जो है सो लूट खसोट, कोयला, लोहा, इसी की लूट हो रही है, खदानों की लूट हो रही है, परिवार तंत्र हावी है। इन सारे मुद्दों पर उन्होंने जो स्पष्टता से बातें रखी। तो इसके बाद अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो JBKSS के साथ जो आज शनिवार को जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार किया गया है, और इससे पहले जयराम की घेराबंदी की जा रही है और 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, अब 48/22 JBKSS के लिए क्या कुछ और बुरी खबर लाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।